नमस्कार दोस्तों, पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे, एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पूरे देश स्तर पर लगातार वाद विवाद का विषय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक समझा, मैं बात कर रहा हूँ वक्फ संशोधन विधेयक 1995 की। दोस्तों, वक्फ कानून 1954 ईस्वी में पहली बार आया, जिसे 1955 में पारित किया गया था। अब वक्फ एक्ट 1995 के जरिए वक्फ एक्ट 1955 को रिप्लेस किया गया। जी हाँ दोस्तों, यह संशोधन नहीं था। वक्फ कानून 1995 एक नया कानून बनाया गया और पुराने कानून जो 1955 में हुआ था उसको रिप्लेस कर दिया गया। अब उसके बाद इसमें जो भी त्रुटियां रहती हैं, लगातार जो सरकारें आती है वो इसमें संशोधन करते रहती हैं। 2013 में कांग्रेस के द्वारा किया गया संशोधन काफ़ी अहम है, क्योंकि कांग्रेस के इस संशोधन से वक्फ ट्रिब्यूनल को काफ़ी अधिकार मिल गया था। वक्फ एक्ट 1995 में जो संशोधन कांग्रेस ने 2013 में किया, उससे वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कहीं भी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। उनको असीमित अधिकार दे दिया गया। उसके बाद सत्ता में परिवर्तन हुआ, बीजेपी की सरकार सत्ता में आई और वक्फ एक्ट में, वक्फ कानून में जो तमाम विसंगतियां थी कि इतनी बड़ी संपत्ति होने के बावजूद वक्फ बोर्ड के द्वारा काफ़ी कम वार्षिक आय का सृजन किया जा रहा था, जो कि इसके मिसमैनेजमेंट को दिखा रहा था। और प्रॉपर्टी विवाद से संबंधित कई मसले थे, जिस कारण से तत्कालीन बीजेपी गवर्नमेंट ने इसमें संशोधन एक्ट लाया 2024 में। वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन एक्ट 2024 में लाया और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में फाइनली पारित हुआ, जिसके कई प्रावधानों, कई बदलावों को लेकर के अभी विवाद बना हुआ है। तो दोस्तों, आज हम लोग विस्तार पूर्वक और बिंदुवार समझने की कोशिश करेंगे कि वक्फ क्या है, इसका मतलब क्या होता है, वक्फ में संशोधन क्यों करना पड़ा, वक्फ में वैसे बदलाव जिसने कि विवाद को जन्म दिया है, उसके बाद सरकार पक्ष व विपक्ष का तर्क, व आगे की राह, सरकार को आगे क्या करना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर एक एक करके बिंदुवार हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि वक्फ क्या है। व्हाट इज वक्फ? वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन होता है। यह एक मुस्लिम लॉ का कंसेप्ट है, जिसका मतलब यह होता है कि मुस्लिम कम्युनिटी का कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति, चल अर्थात मूवेबल प्रॉपर्टी से तात्पर्य है रुपया, पैसा, गहने, जेवर, वहीं अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी अर्थात जमीन, बिल्डिंग्स इत्यादि को किसी सामाजिक, धार्मिक या चैरिटेबल पर्पस के लिए अस्थायी रूप से अल्लाह के नाम पर दान करता है, तो वह संपत्ति वक्फ बन जाता है। और जो दान करता है उसे वाकिफ कहते हैं। एक बार आपने प्रॉपर्टी वक्फ में दान कर दी तो इसे वापस नहीं लिया जा सकता है, इसीलिए कहा जाता है वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। एक बार आपने प्रॉपर्टी को वक्फ बना दिया तो यह चला जाता है स्टेट वक्फ बोर्ड के पास, जो तय करता है कि इसमें स्कूल, हॉस्पिटल, मस्जिद, कब्रिस्तान क्या बनाना है। स्टेट वक्फ बोर्ड के ऊपर सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी होता है। स्टेट वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए मैनेजर अपॉइंट करता है, जिसे मुतावली कहते हैं। मुतावली इस वक्फ संपत्ति से आय उत्पन्न करता है, वह इसे बेच नहीं सकता है, जिसे फिर से मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, धार्मिक या चैरिटेबल पर्पस के लिए उपयोग किया जाता है। वक्फ प्रॉपर्टी विवाद के समाधान के लिए अलग से ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया है। सारी चीज़ों को एक कानून, वक्फ कानून 1995 के तहत मैनेज किया जाता है। इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक कानून है वक्फ एक्ट 1995। हालांकि पहले वक्फ अधिनियम 1954-55 था। दोस्तों, सबसे पहले 1954 में वक्फ एक्ट आया था, जिसको कि 55 में मूर्त रूप दिया गया, पास हुआ था, इसीलिए 54-55 है, जिसे वक्फ एक्ट 1995 से रिप्लेस किया गया। इस पूरे अधिनियम को 1995 वक्फ अधिनियम से बदल दिया गया। ये संशोधन नहीं था, पूरे के पूरे कानून को ही बदला गया था। तो अभी वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि वक्फ एक्ट 1995 है, जिसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं इसमें सुधार के लिए। तो पहला अमेंडमेंट था आपको 1994-95 एक्ट में, जो पहला अमेंडमेंट था वो था 2013-14 में, जिसमें जस्टिस राजेंद्र सचर कमेटी ने रिपोर्ट भी पेश की थी, कई रिकमेंडेशन दिए थे। तथा अभी हाल ही में 2024-25 में, 24 में यह कानून संशोधन आया और 25 में पास हुआ, इसलिए 24-25 में संशोधन किया गया। इसमें जगदम्बिका पाल कमेटी ने कई रिकमेंडेशन दिए हैं, जिसे लेकर विवाद है।
तो आइए हम जानते हैं कि वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन क्यों किया गया, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहला है खराब प्रबंधन के कारण वक्फ संपत्ति से बहुत कम आय का सृजन, राजस्व का सृजन। वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। वक्फ बोर्ड की अनुमानित संपत्ति 1.2 लाख करोड़ रुपए हैं। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद, जी हाँ दोस्तों, देश में वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है। इसके बावजूद इतनी विशाल वक्फ संपत्ति से केवल 163 करोड़ वार्षिक आय उत्पन्न होती है, जो कि 2% से भी कम रिटर्न की दर है, जो कि काफी कम है। तो यह एक प्रमुख कारण था वक्फ एक्ट में संशोधन का, क्योंकि मिसमैनेजमेंट के कारण वक्फ प्रॉपर्टी से काफी कम आय का जनरेशन हो जाता। वक्फ अधिनियम 1995 में वक्फ बाय यूजर का प्रावधान। जी दोस्तों, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस पे हम बात करेंगे। वक्फ अधिनियम 1995 के हिसाब से किसी संपत्ति को वक्फ साबित करने के लिए किसी लिखित दस्तावेज, रजिस्ट्री या सेल डीड वगैरह की जरूरत नहीं है। लंबे समय से इस्तेमाल के हिसाब से यह मान लिया जाता था कि यह वक्फ संपत्ति है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं वक्फ बाय द यूजर का कॉन्सेप्ट, जो कि वक्फ एक्ट 1995 में निहित है। तो दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात था सैयद मोहम्मद सैली लब्बाई वर्सेस मोहम्मद हनीफा 1976। तो दोस्तों, सैयद मोहम्मद सैली के जो पूर्वज थे, इन्होंने एक जमीन पर एक छोटे से मस्जिद का निर्माण किया और उस पर वे नमाज वगैरह अदा करते थे, और धीरे धीरे उन्होंने आसपास के लोगों को भी उस मस्जिद पर आकर नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी, पब्लिक के लिए भी खोल दिया। हालांकि उन्होंने अपनी इस प्रॉपर्टी को ना तो किसी ट्रस्ट को डोनेट किया, ना बेचा, ना वक्फ को ट्रांसफ़र किया। वो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उन्होंने अपने पास ही रखा, संपत्ति को ट्रांसफ़र किसी को नहीं किया, ना ही बेचा। अब उनकी एक आध पीढ़ी के बाद, काफ़ी लंबे अरसे बाद, उनकी आगे की जनरेशन के जो थे सैयद मोहम्मद सैली लब्बाई साहब, उन्होंने उस प्रॉपर्टी पर को अपने कंट्रोल में लेना चाहा। तो वक्फ बोर्ड ने कहा कि यह प्रॉपर्टी मेरी है। मामला ट्रिब्यूनल गया, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में, जहां पर सैली लब्बाई साहब ने उस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो कागजात हैं वो प्रोड्यूस किए और कहा कि मैंने जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की मेरे पूर्वज ने, ना ही बेची, तो फिर ये इनकी कैसे हुई। तो वहाँ पर वक्फ बाय द यूज़र का प्रावधान, जो कि वक्फ एक्ट 1995 में, उसका हवाला दिया गया। फिर हालांकि वक्फ के ट्रिब्यूनल के फैसले को आप चैलेंज नहीं कर सकते, आपको अपीलीय अधिकार नहीं है, परंतु कुछ मामलों की दुहाई देकर कुछ स्पेशल केसेस में कुछ ऐसे प्रावधान हैं कि आप कुछ एक केस में, कुछ मामलों में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो लब्बाई साहब जो हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। वहाँ पर ये फिर से अपनी संपत्ति से जुड़े हुए जो कागजात हैं, सेल डीड, रिटर्न डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्री पेपर इत्यादि प्रोड्यूस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वही कहा कि भले ही वक्फ के पास इस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कागजात नहीं हैं, परंतु वक्फ बाय द यूजर का जो प्रावधान है वह यह कहता है कि लंबे समय से अगर किसी प्रॉपर्टी पर धार्मिक सामाजिक कार्य किया जा रहा है, वो वक्फ के कंट्रोल में है, तो यह प्रॉपर्टी वक्फ की मानी जाएगी, वक्फ बाय यूजर के प्रावधान से। तो ये केस लब्बाई साहब हार गए, प्रॉपर्टी वक्फ भी हो गई। तो इस तरह के कई ऐसे मसले थे जिससे ना सिर्फ सरकारी ज़मीनों पर जो वक्फ का अधिकार था या निजी अन्य समुदाय के लोगों की ज़मीनों पर, संपत्तियों पर, बल्कि खुद मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग इससे जो है कि परेशान थे। इसमें कई तरह की जो पेचीदगियाँ थी वक्फ कानून में, उससे वे पीड़ित हो रहे थे। तो वक्फ बाय द यूजर का प्रावधान ये था। अब आगे वक्फ संपत्ति विवाद में वक्फ ट्रिब्यूनल को असीमित अधिकार, इस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की। वक्फ बोर्ड द्वारा किसी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित करने के बाद वह प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती थी। एक बार वक्फ बोर्ड ने उस किसी प्रॉपर्टी को घोषित कर दिया कि यह वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वह प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती थी। प्रॉपर्टी विवाद के लिए वक्फ का ही अपना ट्रिब्यूनल था। अगर उस पर आप आरोप लगाते हैं तो वक्फ बोर्ड खुद अपने पर लगाए गए आरोपों की जांच खुद अपने ही ट्रिब्यूनल से करवाती थी, और उसका फैसला भी अंतिम होता था। उसके बाद आप अपील नहीं कर सकते हाई कोर्ट में, बस कुछ एक मामलों को छोड़कर। तो ये ट्रिब्यूनल क्या है दोस्तों? ट्रिब्यूनल एक प्रकार का न्यायाधिकरण है, एक छोटी सी समझिए कि कोर्ट है जिसमें 8-10 लोग होते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस वगैरह होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, कुछ कानूनी मामलों के जानकार होते हैं, कानूनविद, विशेषज्ञ। और ये बनाया गया था कानूनी अदालतों पर जो बोझ पड़ रहा है कई मुकदमों का, उसको कम करने के लिए,
और विशेष रूप से किसी मामले को अच्छे तरीके से सुना जा सके इसके लिए, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है हमारे देश में, पर्यावरण से संबंधित किसी लॉ को आप ब्रेक करते हैं या किसी पर जुर्माना लगाना है तो एनजीटी उसका फैसला करती है। परंतु अन्य ट्रिब्यूनल में और वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में अंतर यह है कि अन्य ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, परंतु वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कुछ ही मामलों में आप जा सकते हैं, अदरवाइज ना के बराबर गुंजाइश रहती है आगे अपील करने की। तो जिससे प्रॉपर्टी विवाद काफी बढ़ रहा था, विवाद हो रहे थे। अब है प्रमुख विवाद। 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए पूरे थिरुचेदुरई गांव पर वक्फ होने का दावा ठोक दिया। पूरे के पूरे गांव पर ही दावा ठोक दिया वक्फ बोर्ड ने। बेंगलुरु का ईदगाह मैदान विवाद, इस पर 1950 से वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। अब देखिए, सूरत नगर निगम भवन को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। तर्क यह है कि इसे मुगल काल में सराय के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। कोलकाता के टॉलीगंज क्लब, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, बेंगलुरु में आईटीसी विंडसर होटल को भी वक्फ भूमि होने का दावा किया जा रहा है। महिला उत्तराधिकारी के रहते भी संपत्ति वक्फ को ट्रांसफर। दोस्तों, कोई मुस्लिम परिवार का कोई व्यक्ति अगर अपनी संपत्ति को ट्रांसफर करना चाहता है तो यह है कि उसके यहाँ कोई पुरुष उत्तराधिकारी ना बचा हो, परंतु महिला उत्तराधिकारी अगर है फिर भी वो अपनी संपत्ति को वक्फ में ट्रांसफर कर देता था। एक तरह से महिलाओं की अनदेखी होती थी कि महिला उत्तराधिकारी के रहते हुए भी आप अपनी संपत्ति को वक्फ में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो महिलाओं के अधिकार में कटौती थी। तो ये सभी कारण थे जो वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन को प्रेरित कर रहे थे, उनकी आवश्यकता महसूस हो रही थी। खराब प्रबंधन के कारण वक्फ संपत्ति से बहुत कम राजस्व का सृजन, वक्फ अधिनियम 1995 में वक्फ बाय द यूजर का प्रावधान, वक्फ संपत्ति विवाद में वक्फ ट्रिब्यूनल को असीमित अधिकार, महिला उत्तराधिकारी के रहते हुए संपत्ति वक्फ को ट्रांसफर। अब हम बात करेंगे वक्फ कानून में बदलाव जिसने वर्तमान विवाद को जन्म दिया। वक्फ बोर्ड के कुप्रबंधन को सुधारने के लिए, पहले भी हमने बात की, मिसमैनेजमेंट के कारण बहुत ही कम इनकम जनरेट हो रहा था वक्फ प्रॉपर्टी से, तो वक्फ बोर्ड के कुप्रबंधन को सुधारने के लिए बोर्ड में कई संरचनात्मक परिवर्तन किए गए। इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की प्रविष्टि की गई तथा महिलाओं को भी जगह दी गई। वक्फ बोर्ड को और अधिक जिम्मेदार व जवाबदेह तथा पारदर्शी बनाया गया तथा इस पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं, इसका फैसला पहले की तरह वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि जिला कलेक्टर करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये विवाद का एक प्रमुख मुद्दा था कि अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है कि ये डिसाइड करेंगे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं, पहले की तरह वक्फ बोर्ड नहीं। वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट, सील्डेड, रजिस्ट्री पेपर आदि प्रोड्यूस करना होगा। ऐसी सरकारी या निजी संपत्ति जिसका उचित दस्तावेज, रजिस्ट्री पेपर, सेल डीड आदि वक्फ के पास नहीं है तो वह प्रॉपर्टी वक्फ को सरकार या निजी मालिक को वापस लौटानी होगी। यह विवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। पहले की तरह वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम नहीं होगा। ट्रिब्यूनल के डिसीजन को 90 दिन के अंदर उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, पहले किसी मुस्लिम फैमिली में किसी पुरुष उत्तराधिकारी के ना होने पर महिला उत्तराधिकारी के रहते हुए भी प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकते थे, परंतु अब किसी महिला उत्तराधिकारी के रहते हुए प्रॉपर्टी वक्फ को नहीं दी जा सकती है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जिस वजह से जिस बदलाव ने वर्तमान विवाद को जन्म दिया। अब सरकार व विपक्ष का तर्क क्या है इस पर? सरकार का जो पक्ष है वह यह है कि सरकार का तर्क है कि 1995 में वक्फ अधिनियम से जुड़ा मौजूदा विधेयक है, इसमें वक्फ बोर्ड को अधिक अधिकार मिले थे। 2013 में संशोधन करके बोर्ड को असीमित स्वायत्तता प्रदान की गई। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड पर माफियाओं का कब्जा। दोस्तों, 2013 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया था जिसके तहत यही वाला था कि वक्फ के ट्रिब्यूनल के फैसले को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। पहले कुछ एक मामलों में था कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जैसे कि हमने लब्बाई वर्सेस हनीफा केस 1976 देखा, उसमें सुप्रीम कोर्ट गया था मामला। तो कुछ एक मामलों में पहले था कि आप ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज कर सकते हैं, परंतु 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल को असीमित अधिकार दे दिया कि ट्रिब्यूनल के डिसीजन के बाद आप ऊपर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल का ही डिसीजन अंतिम होगा। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। सरकार का कहना है कि संशोधन से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है, इससे मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण होगा। विपक्ष व आलोचकों का भी कई तर्क है। उनका मानना है कि ओवैसी
ने सरकार को मुस्लिमों का दुश्मन बताया है, कांग्रेस ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया, तो वहीं मायावती ने कहा कि संकीर्ण राजनीति छोड़ राष्ट्र धर्म सरकार निभाए। अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2024-25 उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप तथा संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 26 का हनन है। जी हाँ दोस्तों, तो इसे अनुच्छेद 26 का भी हनन कई लोग मानते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों और वर्गों को उनके धार्मिक मामलों, संस्थानों और संपत्ति पर स्वायत्तता प्रदान करता है। यह निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है: धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थानों की स्थापना व रखरखाव करना, धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं करना, संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करना और इसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर प्रशासित करना। यह आर्टिकल 26 में अधोलिखित है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आगे की राह व निष्कर्ष क्या हो। इन तमाम जो विवाद हैं, वक्फ एक्ट 1995 में जो अमेंडमेंट लाया गया था 2024 में, जिसे 2025 में पास किया गया, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद मूर्त रूप दिया गया, उसको लेकर काफ़ी विवाद है। बंगाल में के मुर्शिदाबाद में कई जगह पर झड़प भी हुई है। हालांकि फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि आगे की राह क्या हो, निष्कर्ष क्या हो, इसमें सरकार को करना क्या चाहिए। निस्संदेह वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से वक्फ प्रॉपर्टी के प्रबंधन को बेहतर व पारदर्शी बनाया जा सकेगा तथा इसमें होने वाले बदलाव संपत्ति विवाद के झमेलों से भी लोगों को निजात दिलाएंगे। परंतु वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय की आशंकाओं को दूर करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। अतः सरकार को अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षाविद, धार्मिक राजनेता आदि स्टेक होल्डर से बात करके उनकी वक्फ कानून को लेकर आशंकाओं को दूर करना चाहिए तथा यदि इसमें कोई सुधार की आवश्यकता लगे तो सुधार करके एक सकारात्मक संदेश देशवासियों को देना चाहिए, जिससे हमारी एकता, अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे तथा सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सो हमें न्यायालय के फैसले का इंतजार करना होगा तथा न्यायालय का जो भी फैसला हो उसका सम्मान सभी को करना चाहिए। तो दोस्तों, हमने वक्फ बोर्ड पर चर्चा की, वक्फ क्या है, वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन क्यों करना पड़ा, वो वक्फ कानून में बदलाव जिसने वर्तमान विवाद को जन्म दिया, इसके तहत हमने पढ़ा। सरकार व विपक्ष का तर्क भी हमने जाना। उसके बाद आगे की राह व निष्कर्ष, इन सभी मुद्दों पर हमने व्यापक स्तर पर चर्चा की। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो PDF है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, यह आपको पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पाठशाला के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे कि आपको यह पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा।